बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 18। और ये केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की बुक का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल मौजूद है और हम एक एक करके हर एक आर्टिकल को बड़ी डिटेल के साथ समझते जाएंगे। आपको पता है कि मैं जिस तरीके से आजकल पढ़ा रहा हूं, हमारे जो लेक्चर में जो भी हम लिखते हैं वो तकरीबन नोट्स की तरह ही होता है, मगर बेहतर यही होता है कि आप नोट्स को समझें, पढ़ें, नोट करें और उसके बाद किताब से तैयारी करें तो अच्छी बात होती है। मगर जो बच्चे किताब से तैयारी नहीं कर पाते तो वो हमारे लेक्चर से भी तैयारी कर सकते हैं। मगर एक बात जहन में रहे, बाज ऐसे भी लेक्चर आ जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन को मैं बोर्ड पे लिखने से कासिर हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। इसीलिए मेरे प्यारे बेटे, आप लोग उसको बुक से ही याद किया करते हैं और मैं बता भी देता हूं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 18 और इसका टाइटल क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन मेटल। हम इसमें ट्रांजिशन मेटल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ना इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन को समझने से पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये जो जगह है इसे एस ब्लॉक कहा जाता है और इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये जो जगह है इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं हम उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद ये अंदर वाले जो डब्बे आपके सामने नजर आ रहे हैं, इस ब्लॉक को नाम दिया जाता है डी ब्लॉक। मैं यहां पे लिख दूंगा, इसे कहा जाता है डी ब्लॉक, ऐसे ही है। और इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इस नीचे वाले को, ये जो 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं, इसे हम एफ ब्लॉक का नाम देते हैं और इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब आगे चलेंगे। ये जो ऊपर है ना पीरियोडिक टेबल में, ये वाला होता है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट बी और ये वाला होता है ग्रुप सेकेंड बी, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रुप 3 बी, इसे कहते हैं ग्रुप 4 बी, ये है ग्रुप 5 बी, ये है ग्रुप 6 बी, ये है ग्रुप 7 बी और ये वाला है ग्रुप 8 बी और ये वाला ग्रुप 9 बी और ये वाला होता है ग्रुप 10 बी। ठीक हो गया जी सर? बिल्कुल ठीक हो गया। और ये तो पुरानी क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की, आपने हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी। एंड नई क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये होता है ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2, इसे कहते हैं ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये फिर 12। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया सर जी। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा। ये जो आपको ये वाली पहली रो नजर आ रही है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। इसमें होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। ये एलिमेंट होते हैं, ठीक है, होते हैं। उसके बाद आगे भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि स्कैंडियम के बाद होता है येट्रियम, ठीक है, येट्रियम, स्कैंडियम, येट्रियम मेरे ख्याल वाई होता है सिर्फ, स्कैंडियम, येट्रियम और लेंथनम, एक्टिनम, इधर होता है टाइटेनियम, तुम, तेरी, जर्री, हाफ, रफ, आरएफ। तो ये मेरा मकसद नहीं है सारी पीरियोडिक टेबल समझाना, बस जैन, चौधरी, हज करो, बस ये। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं वो मैं आपको बताता हूं। पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसमें ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और चूंकि ये सारी की सारी मेटल हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ठीक हो गया? यस सर, दीज आर द ट्रांजिशन मेटल्स, ये वाली और ये वाली, ठीक है। हाँ ओके, तो अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन से बात चलेगी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं आर फाउंड, पाई जाती हैं इन द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो एफ ब्लॉक है और जो डी ब्लॉक है, ओहो, डी ये है, एफ ये है, इनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है जी सर। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनकी पहचान कैसे होती है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनकी वजह से, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये फलां जो है ट्रांजिशन मेटल है? वो मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं। हाई डेंसिटी,
जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो ट्रांजिशन मेटल होती हैं। और दूसरी बात, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टेंस लिखें या कंडक्टर लिखें, जो भी आप लिखें, कंडक्टेंस, गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा है कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड बनाती हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। है कि नहीं है? हमें क्या पता जी, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि इनके कंपाउंड जो हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, तो कोई नुस्खा ना दवा देते हैं, तुमसे परहेज बता देते हैं। कितने जालिम हैं मेरे चारागर, दर्द कुछ और बढ़ा देते हैं। मैं जो पूछूं रंगों से ख्वाहिश उनकी, तेरी तस्वीर बना देते हैं। हम भी हैं गालिब के तबीयत वाले, जिस पे मिटते हैं मिटा देते हैं। और हम ना मजनू हैं ना फरहाद, बल्कि मैं और गजल में घुस गया। ठीक हो गया, ओके। तो अब सर जी पेपर में जो ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पाई जाती हैं, और ये उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे उनकी पहचान होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स, जिनसे उनकी पहचान होती है। ओके हो गया जी सर, ओके हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल है। हमारी टेक्स्ट बुक में ट्रांजिशन मेटल्स की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, मैंने वैसे की वैसे लिख दिया। आप देखें कैसे। सबसे पहले है आयरन। आयरन इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इंसानियत के लिए आयरन जो है वो रीढ़ की हड्डी की बुनियाद रखता है। आयरन के बगैर हमारे इर्द गिर्द में आप देखें, हमारे दरवाजे लोहे के, हमारी खिड़कियां लोहे की, हमारे डेस्क लोहे के, हमारे स्टैंड लोहे के, हमारी मोटरसाइकिलें, मतलब हर जगह पर आयरन यूज हो रहा है। तो इसलिए ये बैकबोन है एंड प्ले अ की रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री के इनकलाब में जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अहम किरदार अदा किया है आयरन ने। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्यूरेबल टूल्स। बहुत ड्यूरेबल किसे कहते हैं? ड्यूरेबल, बर्दाश्त करने वाले। बहुत जो टूल्स हैं, मतलब टूल्स से मुराद है हमारे इर्द गिर्द जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं उनको, जो मतलब वो पुर्जे जो टूटते नहीं हैं, झटका बर्दाश्त करते हैं, ड्यूरेबल टूल्स एंड मॉडर्न स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इर्द गिर्द जो स्टील की बनी हुई चीज़ें हैं, स्टील भी तो आयरन ही है, आयरन एलॉय है बेसिकली स्टील, आयरन का, फिर इसी तरह कॉपर का, इसी तरह क्रोमियम का, इसी तरह कार्बन का, ये एक एलॉय होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद कॉपर की बात करते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर है, गोल्ड है। ये जो तीन मेटल्स हैं ना, ये बहुत पुराने वक्तों से जानी जाती हैं। हैव बीन नोन एज सिंबल ऑफ वेल्थ, दौलत का साइन। जी, जिसके पास सोना है वो अमीर है, ऐसे ही है। और यूज्ड फॉर क्वाइनेज एंड ज्वेलरी, सिक्के बनाने वाली मेटल्स भी इन्हें कहा जाता है। इन तीन को, कॉपर को, सिल्वर को और गोल्ड को, इन्हें क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। क्वाइंस जिनके बनाए जाते थे पुराने जमाने में, और ज्वेलरी में भी इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल है। उसके बाद आगे देखिएगा, ड्यू टू एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, इनमें से करंट बड़ी तेजी से गुजरता है। आपको पता है सबसे ज्यादा फास्ट करंट जो है वो सिल्वर से गुजरता है, उसके बाद गोल्ड से, उसके बाद कॉपर से। तो गुड कंडक्टिविटी या एक्सीलेंट कंडक्टिविटी एंड कोरेजन रेजिस्टेंस, ये खराब नहीं होते। गोल्ड क्यों महंगा है? इससे कोरेजन नहीं होती, इससे जंग नहीं लगता। ठीक है, सिल्वर और कॉपर भी जल्दी खराब नहीं होते। एंड दे आर स्टिल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेंटिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को। और दांत जो बनाए जाते हैं, डेंटिस्ट जो हैं वो सोने का दांत लगा देते हैं, चांदी का दांत लगा देते हैं, कॉपर का दांत लगा देते हैं, या उनमें फिलिंग के तौर पर जो भी उनका काम है वहां वो यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखें, यूज्ड इन मॉडर्न लाइफ एज स्टील इन कार्स, हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी में कार्स के अंदर स्टील यूज हो रहा है। और फोन, स्मार्टफोन में गोल्ड इस्तेमाल होता है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होता है गोल्ड स्मार्टफोन के अंदर? ये तो इंजीनियर लोग ही जानते हैं, मेरे तो इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो स्मार्टफोन नहीं बनाता ना। मगर आपको गाइड तो कर दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांजिशन मेटल की। ये इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल के पूछा जाए आपसे। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की क्लासिफिकेशन से पहले पहले हमें जो है ना
ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी होगी। सर ये जो आपने बताया क्या ये डेफिनेशन नहीं है? जी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, कोई हर्ज नहीं है, मगर प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। मैंने क्या लिखी हुई है? आपकी किताब ने लिखी हुई है। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? जी हाँ, ये ट्रांजिशन मेटल है। अच्छा यहां से शुरू हो रही है ना, तो इस वाली पूरी सीरीज को कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे ही है? यस सर। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये वाले भी शामिल हैं और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में ये वाले भी शामिल हैं। आपको पता है ऊपर वालों को कहते हैं लेंथेनाइड्स। ये मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था कि लेंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट है उन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं, और ये वाले इन्हें बोला जाता है एक्टिनाइड्स। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, तो प्यारे बेटे ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम वाली, इसको 3D सीरीज भी कहा जाता है। क्यों, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। इसको 3D सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बुक वाले ने लिखा फर्स्ट रो, पहली रो ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये वाली पहली रो, ठीक है, जिसे आप 3D सीरीज भी कहते हैं। हम इसको इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। वैसे तो सारी ये ट्रांजिशन मेटल्स अहम हैं, मगर डी ब्लॉक वाली ट्रांजिशन मेटल्स का हमारे इर्द गिर्द ज्यादा रोल है, ज्यादा इस्तेमालात हैं। आप देख सकते हैं आयरन इसी में है, आप देख सकते हैं कापर इसी में है, और गोल्ड ये देखें CuAgAu, देखें ये है कापर सिल्वर गोल्ड, तो गोल्ड भी इसी में है। तो मैक्सिमम जो यूज होने वाली मेटल्स हैं हमारे इर्द गिर्द वो डी ब्लॉक वाली हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में सिर्फ डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स या मेटल्स को ही स्टडी करेंगे, और थोड़ा मजीद समराइज करें तो इस चैप्टर में हम सिर्फ पहली यानी फर्स्ट सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसी को ही स्टडी करेंगे, जिसे हम 3D सीरीज कहते हैं। इसलिए तो हमारी बुक वाले ने लिखा है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट 3D। अच्छा, ये फर्स्ट रो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या लिखा हुआ है देखिएगा। ये लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट रो है ना इसकी ट्रांजिशन सीरीज की, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स, ये वो वाली एलिमेंट्स हैं दैट फाउंड इन डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ये डी ब्लॉक में पाई जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक हो गया? ओके, अगली बात, हैविंग पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन एनी ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। समझे मेरी बात? बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी असल डेफिनेशन ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनके डी या फिर एफ सब शेल कहें या ऑर्बिटल कहें, डी या एफ सब शेल पार्शली फिल्ड हो, मतलब डी जो है ना, डी इसमें मैक्सिमम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पार्शली फिल्ड कहलाएंगे। जी हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए डी में। अगर 10 होंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा डी, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होगा तो डी जाहिर है खाली होगा। तो पार्शली फिल्ड डी सब शेल। अगर एफ वालों की बात करें तो पार्शली फिल्ड एफ सब शेल या एफ ऑर्बिटल लिखें या सब शेल लिखें, एक ही बात है। उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। एक और डेफिनेशन भी है कि ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के जिनके डी और या फिर एफ सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, यानी फिल्ड ना हो, मुकम्मल ना हो, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है? यस सर। इधर भी यही लिखा हुआ है कि हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सब शेल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डी ऑर्बिटल्स इन एनी ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट ये अपनी किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो डी ऑर्बिटल हैं वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। तो आप इनको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देंगे।
या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देंगे। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप यहां से लिखिएगा द एलिमेंट्स फाउंड इन डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाँ, हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन एनी ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। सर जी इसमें एफ ब्लॉक तो आया नहीं है। देखें एफ ब्लॉक भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही हैं, मगर चूंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट रो पढ़ेंगे इसलिए उसने डेफिनेशन में सिर्फ डी ब्लॉक वालों को ही शामिल कर दिया है। तो आप भी ऐसी ही डेफिनेशन यही लिखेंगे जो इधर बुक में लिखी हुई है। अगर पेपर में आ जाए कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो फिर इधर से लिख देना फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। तो आगे भी मैंने लिखा हुआ है कि दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि दे शो ट्रांजिशंस बिटवीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, ट्रांजिशंस का मतलब है तब्दीली बिटवीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका क्या मतलब है हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि +2 +3 +4 एक से ज्यादा किस्म की। और इन एलिमेंट्स की आपस में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो भी तब्दील हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कहना चाहता हूं कि जैसे फर्ज करो आयरन है, इसकी 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो हो सकता है मैंगनीज की 4 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो, यानी कि तब्दील हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तादाद भी तब्दील है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया जी सर, ठीक हो गया। आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, आपने हमें समझा दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स की क्लासिफिकेशन क्या है? 2 तरह की ट्रांजिशन मेटल्स हैं। एक है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और दूसरे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सादा सी बात है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जो डी ब्लॉक में रहने वाली ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, और जो एफ ब्लॉक में रहने वाले ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इनके बारे में क्या लिखता है कि जो डी ब्लॉक वाले हैं, देयर outermost electrons are being filled in d orbital। तो डी ब्लॉक में रहने वाले जो एलिमेंट हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे होते हैं या इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। सेम इसी तरह से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल। इनके जो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर फिल हो रहे होते हैं। बीइंग फिल्ड का मतलब है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, यानी कि इनके एफ ऑर्बिटल्स या एफ सब शेल फिल होने के मराहिल में होते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ आयंस, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स या उनके आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको समझाई थी। पहले तो ना मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। ये स्कैंडियम है, यहाँ पर स्कैंडियम, उसके बाद होता है टाइटेनियम, फिर है विनेडियम, फिर है क्रोमियम, मैंगनीज, फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये हो गया जिंक। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर ये 30। सर आप ये सीरीज कैसे याद करते हैं? देखें, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो ऐसे से, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फ्री कोई नहीं कजन, कजन मेरी कोई कजन फ्री नहीं है, सबकी शादी हो चुकी है, तुम मुझसे विवाह कर।
तो इस तरीके से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब ना हम इनकी कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले ना मैं स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन करूंगा, क्योंकि पहला ट्रांजिशन मेटल यही है। यहां पे करूंगा स्कैंडियम की। स्कैंडियम है 21 इलेक्ट्रॉन के साथ, और आपको तरीका आता है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक। ठीक है, जरा इसकी नंबरिंग कर दें। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसी है ना? यस सर। तो 21 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए? 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, और एक किस में आएगा? 3d में आएगा। एक किस में आएगा जनाबे वाला? 3D के अंदर आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिएगा यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 18, 2 4 6 10 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखने की बजाय हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कोर वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इन 18 की जगह अगर हम आर्गान लिख के उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। उसके बाद 3D को आप पहले लिख लें और 4s को आप बाद में लिख लें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चौथा शेल है उसका हिस्सा है 4s, इसलिए हम उसे बाद में लिख लेते हैं, 3D को पहले लिख लेते हैं। आप 4s पहले लिखना चाहें, 3D बाद में लिखना चाहें, कोई हर्ज नहीं है। मगर अक्सर किताबों में ऐसा होता है कि 3D पहले लिखा होता है और 4s बाद में लिखा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जी सर, मैंने फर्स्ट ईयर में रीजन भी आपको बताई थी कि 3D जो है इसको हम पहले क्यों लिखते हैं और 4s को बाद में क्यों लिखते हैं। सिर्फ कन्फिग्रेशन है कि भाई ये तीसरा शेल का है 3D सब शेल, और ये चौथे शेल का सब शेल है 4s, तो इसलिए इसे बाद में लिख देते हैं, बस और कोई वजह नहीं। ओके, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में न्यूट्रल स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहां करूंगा, यानी मेटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, m⁻0 लिखा हुआ है। तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 3D में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मगर खबरदार, मैंने आपको बताया था कि 4s पहले फिल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है 3D से। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक हो गया। टाइटेनियम में 22 हैं। ठीक है, 22 में से 18 18 और 2 20, और 2 इसमें 22। विनेडियम के 23 हैं, 18 और 2 20 और 3 23। क्रोमियम में 24 हैं, 18 18 और 2 20 और 4 इसमें। मैंगनीज में 25 हैं, 18 और 2 20 और 5 25। और Fe में 26 हैं, 18 और 2 20 और 6 26। ठीक है, कोबाल्ट में 27 हैं, 18 और 2 20 और 7 27। निकल में 28 हैं, 18 और 2 20 और 8 28। कॉपर में 29 हैं, 18 और 2 20 और 9 29। और जिंक में 30 हैं, 18 और 2 20 और 10 30। ओके हो गया। यस, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है। अच्छा, अब मजेदार बात आपको बताता हूं। ठीक है, मजेदार बात, पहली मजेदार बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम, ठीक है, ये क्योंकि एक मेटल है और ये आजाद हालत में मेटल नहीं रहा करती, तो ये कंपाउंड की सूरत में रहता है, यानी किसी न किसी के साथ मिल के रहता है। कौन? स्कैंडियम। और स्कैंडियम अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अक्सर रहता है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। जी हाँ, यानी इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा चुके हैं। जी हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा चुके हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से रिमूव होंगे? जरा सुनिएगा गौर से। अगर मैं इसकी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, किसकी? स्कैंडियम की। +2 से मुराद है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूं। ये देखो, ये न्यूट्रल स्कैंडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहां से निकालूंगा? 4s से निकालूंगा। जिस तरह पहले 4s फिल होता है, इसी तरह 4s से इलेक्ट्रॉन भी पहले ही निकाले जाते हैं। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? 3D बच जाएगा। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 3D में। 4s में 2 थे, वो तो निकल गए, इसलिए स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। जी, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया ही नहीं जाता। स्कैंडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है? +3 में पाया जाता है। +3 का मतलब यह है कि स्कैंडियम के 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गए और 3D में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया। तो इसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 0। इसका 3D 0 होगा। इसके 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नेचुरली स्कैंडियम के
क्योंकि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड के अंदर होता है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D पाया जाता है और 3D के अंदर कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0। अच्छा, अब जरा जिंक में आ जाएं। जिंक की बात करें ना, जिंक की, तो जिंक अगर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे ये है न्यूट्रल फॉर्म में, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये आपके सामने है न्यूट्रल में के 18 और 2 20 और 10 30, ठीक है। मगर मैं आपको बता दूं, जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, ज्यादातर +2 में ही एग्जिस्ट करता है जिंक, ठीक है। तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक एग्जिस्ट करेगा तो क्या मतलब है कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। अब सुनिएगा, जिंक में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो किस में से निकलेंगे, 4s में से निकलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 4s में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3D में कितने आ जाएंगे, 10। 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s को हमने इसीलिए लिखा ही नहीं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो स्कैंडियम है और ये जो जिंक है, ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये डी ब्लॉक में तो मौजूद हैं, यानी स्कैंडियम और जिंक डी ब्लॉक में तो मौजूद हैं, मगर ये ट्रांजिशन मेटल, आप इनको ट्रांजिशन एलिमेंट आप इन्हें नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डेफिनेशन कहती है कि डी ऑर्बिटल या डी सब शेल जो है वो पार्शियली फिल्ड हो। इसमें तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी खाली है। और जिंक के केस में तो डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए ये दोनों, यानी जिंक और ये स्कैंडियम, ये दोनों जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं। समझ आ गई? जी सर, आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि हाउ एवर स्कैंडियम एंड जिंक कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। आप इनको डी ब्लॉक एलिमेंट तो कह सकते हैं मगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। रीजन, वजह क्या है? वजह मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि जिंक बनाता है ओनली 1 आयन, एक ही आयन बनाता है जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, विच हैज अ कंप्लीट 3D सबशेल, जिसका सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। वो कैसे पता चलेगा? आप जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे +2 की फॉर्म में, तो वो मैंने आपके सामने वहां की हुई है कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में आ जाएंगे और 3D में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 4s जो है वो हो जाएगा खाली। तो 3D मुकम्मल है, इट्स मीन ये ट्रांजिशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा। देयरफॉर जिंक डज नॉट हैव partially filled d orbitals in its stable oxidation state। ये देखें, जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की हालत में इसके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। हमारी शर्त थी पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज TE यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह अगर आपसे स्कैंडियम के बारे में पूछे, हमारा क्विक चेक है 18.1 का, एंड वाला क्विक चेक है 18.1 का सी पार्ट है कि स्कैंडियम +3 जो है वो क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पर एक्ट नहीं करता। तो आप बताएंगे कि स्कैंडियम जो है वो अपनी जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 में एग्जिस्ट करता है और +3 में जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके 3D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D उसका खाली हो जाता है। इसीलिए 3D चूँकि खाली हो गया और ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है, तो इसीलिए स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लिख लोगे जवाब? सर हम नहीं लिख सकते, टेंशन न लो, मैं जो है ना लेक्चर के एंड में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर लिख दूंगा। अब हमारी बुक वाला क्या कहता है? हमारी बुक वाला ये कहता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल फिल होते हैं कि जिसकी एनर्जी कम है पहले वो वाला सबशेल फिल होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है फिर वो वाला, जिसकी एनर्जी और ज़्यादा है फिर वो वाला, जिसकी एनर्जी और ज़्यादा है फिर वो वाला, ऐसे ही है। मगर ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, ये 2 ऐसी ट्रांजिशन मेटल हैं जिनके ऊपर ये ऑफ बाउ रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी जो एक्सेप्शनल केस में आ जाएंगी। एक क्रोमियम है और एक कॉपर है, और ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल केस में आती है। मतलब कैसे? क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है, 18 और 2 20 और 4 24, मगर 3D जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4s जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। 3D कहता है कि 4s तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D को दे देता है, तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है।
5 क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएगा ना 3D, और 4s भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, दोनों जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था आपको। इसी तरह क्रोमियम जो है, सॉरी कॉपर जो है, उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन है, 18 और 2 20 और 9 29। 3D कहता है मुझे जो है ना तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो 3D का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और ये जो है एक इधर रह गया, 4s का 3D में आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज का लेक्चर मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बगैर पंखे के पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो शायद मैं कहीं गिर ही ना जाऊं, मुझे तो डर लग रहा है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ये लेसन मुकम्मल कर पाऊं। तो 3D जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और 4s जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सर एक बात तो बताएं, 3D में भी तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्या हम कॉपर को भी ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है, 3D में इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी 3D इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हुआ है, फिल्ड नहीं था ऑलरेडी, ठीक है, इसीलिए इसको आप उस केस में नहीं लेंगे कि ट्रांजिशन मेटल ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्रोमियम और कॉपर जो हैं वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को क्यों नहीं फॉलो करते और इस कन्फिग्रेशन को क्यों फॉलो करते हैं, मतलब क्यों 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है। तो इसकी रीज़न आपकी बुक वाले ने लिखी हुई है कि जब 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल हो जाती है, बराबर बराबर हो जाती है, यानी इसमें 5 आ गए, ये भी हाफ फील्ड, इसमें 1 रह गया, ये भी हाफ फील्ड, और इधर भी तरतीब जो है वो सिमेट्रिकल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की तरतीब सिमेट्रिकल होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फील करता है क्रोमियम अपने आप को, और कॉपर भी अपने आप को इस वाली कन्फिग्रेशन में ज़्यादा स्टेबल फील करता है। बस ये जवाब बुक में लिखा हुआ है, आप वहीं से लिखेंगे। और आज के लेक्चर की जो लास्ट बात है वो ये है कि इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो न्यूट्रल में +2 फॉर्म में +3 फॉर्म में कैसे होगी। तो देखें, न्यूट्रल में तो आपके सामने लिखी हुई है, +2 फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। +2 का मतलब है कि टाइटेनियम में टोटल 22 हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो किस में से निकाले जाएंगे? 4s में से दोनों निकाल लिए जाएंगे और 3D में 2 ही रहेंगे, इधर भी 2 हैं। सेम इसी तरह से अगर आप कहें कि टाइटेनियम +3 में एग्जिस्ट करे तो 4s में से 2 भी जाएंगे, 3D में से 1 जाएगा, तो 2 में से इधर 1 बच जाएगा। सेम इसी तरह से वेनेडियम में 23 हैं, ठीक है, 3 जो है वो 3D में है, 2 जो है वो 4s में है। +2 में ये 4s वाले चले जाएंगे, 3D में 3 ही रह जाएंगे, ये देखें। और अगर मैं कहूँ कि +3 में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो वेनेडियम में 23 में से 3 निकालने हैं, 2 इधर से जाएंगे, 1 3D से जाएगा, तो 3D में कितने बच जाएंगे? 2। तो बाकी भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं सारे नहीं लिखूंगा, आप देख के फॉलो कर सकते हैं, ठीक हो गया? यस सर। एक क्विक चेक है हमारा 18.1 का, उसका पहला पार्ट है कि कोबाल्ट +2 और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो ये है कोबाल्ट, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे बुक में लिखी हुई है, इधर से देख के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल वाली लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन था, मैंने आपको पढ़ा दिया। मिलते हैं दूसरे अगले लेसन में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्लाह हाफिज़।